जय हिंद बच्चों आज से आपका सेकेंड टर्म स्टार्ट हो रहा है। मैं पूजा मौर्य आपकी हिंदी की अध्यापिका आप सबका सेकेंड टर्म में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आइए बच्चों, मैं सबसे पहले हिंदी नवनीत से सेकेंड टर्म स्टार्ट करती हूँ। आप सब पेज नंबर 65 ओपन करिए। पेज नंबर 65 पर सेकेंड टर्म का पहला चैप्टर क्या है? लाग डाट। तो मैं आप सबको प्रेमचंद द्वारा रचित यह पाठ पढ़ाऊँगी। पहले मैं आपको इस पाठ में क्या वर्णन किया गया है यह बता देती हूँ। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने दो पक्के दुश्मनों के बीच में बढ़ती हुई प्रतिद्वंदिता की कहानी का वर्णन किया है। फिर आगे बढ़ने के बाद किस प्रकार वे पुनः एकता के बंधन में बंध गए। बच्चों, दो पक्ष में प्रतिद्वंदिता होती है, एक दूसरे से टक्कर रहती है, आगे बढ़ने की चाह रहती है, किंतु और उस टक्कर में दोनों में इतना ज़्यादा दुश्मनी हो जाता है, लेकिन धीरे धीरे इस दुश्मनी ख़त्म हो जाती है और लास्ट में फिर दोनों एक हो जाते हैं। तो प्रस्तुत पाठ में आप सबको दो गुटों का यह कहानी बताया गया है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। लाग डाट। जोखू भगत और बेचैन चौधरी 3 पीढ़ियों से अदावत चली आ रही थी। कुछ डांड-मेड का झगड़ा था और परदादों में कई बार खून खच्चर हुआ। बापों के समय से मुकदमेबाजी शुरू हुई। दोनों कई बार हाई कोर्ट तक गए। लड़कों के समय में महासंग्राम की भीषणता और भी बढ़ी, यहाँ तक कि दोनों की अशक्त हो गए। पहले दोनों इसी गांव के में आधे आधे के हिस्सेदार थे। अब उनके पास उस झगड़ने वाले खेत को छोड़कर 1 अंगुल जमीन न थी। भूमि गई, धन गया, मान मर्यादा गई, लेकिन यह विवाद ज्यों का त्यों बना रहा। हाई कोर्ट के धुरंधर नीतिज्ञ एक मामूली सा झगड़ा तय न कर सके। बच्चों, जोखू भगत और बेचैन चौधरी नाम के 2 ऐसे व्यक्ति थे जिनमें 3 पीढ़ियों से क्या चलता आ रहा था? झगड़ा चलता आ रहा था। एक पीढ़ी बीत गया, दूसरा पीढ़ी आ गया, उसमें भी वैसे ही दुश्मनी और वैसे ही झगड़ा हो रहा था, और तीसरी पीढ़ी में भी उसी प्रकार हो रहा था। तो और इतना इन लोग के पास इतना ज़मीन जायदाद होने के बावजूद ये लोग आधे आधे के मालिक थे, लेकिन मुकदमे में इतना ज़्यादा खर्च हुआ कि सब कुछ ये लोग हारते गए और इनका सब कुछ ख़त्म हो गया और एक खेत के अलावा अब इनके पास कुछ भी नहीं बचा। और बच्चों, इन दोनों की दुश्मनी को लेकर पूरे गांव वाले भी 2 हिस्सों में बढ़ गए, आधे आधे, यानी कुछ जोखू भगत के हिस्से में आ गए और कुछ पक्ष में आ गए और कुछ बेचैन चौधरी के पक्ष में आ गए। इस प्रकार पूरे गांव में भी 2 हिस्से हो गए। चलिए आगे पढ़ते हैं। इन दोनों सज्जनों ने गांव की 2 विरोधी दलों में विभक्त कर दिया। एक दल की भांग बूटी चौधरी के द्वार पर छनती, तो दूसरे दल के चरस गांजे के दम भगत के द्वार पर लगते थे। स्त्रियों और बालकों के भी 2 दल हो गए। यहाँ तक कि दोनों सज्जनों के सामाजिक और धार्मिक विचारों में भी विभाजक रेखा खींची हुई थी। चौधरी कपड़े पहने सत्तू खा लेते और भगत को ढोंगी कहते। भगत बिना कपड़े उतारे पानी भी न पीते और चौधरी को भ्रष्ट बतलाते। मतलब बच्चों, यहाँ पर इस बताया गया है कि इन दोनों दलों में जब गांव वाले भी बढ़ गए, तो जो भांग बूटी यानी बच्चों कुछ लोग जाकर चौधरी के दरवाजे पर अपनी सारी ज़रूरतें पूरी करते थे। हंसी मजाक यानी जो भी नशा करना होता था उनके दरवाजे पे जाके करते थे, और जो जोखू भगत थे उनके दरवाजे पर चरस गांजे के दम पर भगत यहाँ पे भगत के द्वार पर आते थे। जो चरस गांजे का नशा करता था वो भगत के द्वार पे जाता था, और गांव की जो स्त्रियां और बालक भी थे वे भी 2 दल में बढ़ गए। इन लोग में सामाजिक और धार्मिक विचारों में भी विभाजन हो गया। मतलब ये लोग हर दृष्टि से अलग हो गए थे। कोई एक लोग तो आर्य समाज को मानने वाले हो गए और एक लोग सनातन धर्म यानी सनातन धर्म, भगत जी जो थे सनातन धर्म को मानने वाले हैं, और चौधरी जो थे क्या थे? आर्य समाज को मानने वाले हो गए। जिस बजाज पंसारी या कुंजेड़ के चौधरी सौदा लेते, उसकी ओर भगत की ताकना भी पाप समझते थे। मतलब बच्चों, जिस दुकान से चौधरी सामान खरीदते थे उस दुकान पर भगत देखते तक नहीं थे।
यहाँ तक कि भगत जो हलवाई की मिठाइयाँ, उनके ग्वाले, दूध और तेली का तेल चौधरी के भी त्याज्य थे। मतलब जो भगत जी के हलवाई थे, उनके ग्वाल थे और दूध, तेल, जो भी उनकी ज़रूरत की चीज़ें होती थी, वे सब चौधरी के लिए त्याज्य यानी न लेने के बराबर थी। वे जो वो भगत जी पसंद करते थे वो चौधरी उसको त्याग देते थे। और बच्चों, रोग किसी भी अगर बीमारी हो जाती थी तो दोनों में भी एक दो गुट बन गए थे। एक वैद्य जी का इलाज करवाते थे और दूसरे यूनानी प्रथा को मानने वाले थे। तो अब मैं आगे पढ़ती हूँ। जब देश में राजनीतिक आंदोलन शुरू हुआ तो उसकी भनक उस गांव में आ पहुंची। चौधरी ने आंदोलन का पक्ष लिया, भगत उसके विपक्षी हो गए। एक सज्जन ने आकर गांव में किसान सभा खोली, चौधरी उसमें शरीक हुए, भगत अलग रहे। जब गांव में राजनीतिक आंदोलन शुरू हुआ ना, तो चौधरी और भगत भी इसमें भी दो पक्ष बन गए कि अगर चौधरी ने उस आंदोलन का पक्ष लिया तो जो भगत जी थे उसके विपक्षी हो गए। मतलब उन्होंने उसका पक्ष, जो सज्जन आए थे आंदोलन से संबंधित, उनका पक्ष नहीं लिया और गांव के किसान सभा खोल दी। फिर उसके बाद क्या हुआ, चौधरी उसमें शरीक हुए और भगत अलग रहे। जागृति और बढ़ी, स्वराज्य की चर्चा होने लगी। चौधरी स्वराज्यवादी हो गए और भगत ने राजभक्ति का पक्ष लिया। चौधरी का घर स्वराज्यवादियों का अड्डा हो गया और भगत का घर राजभक्तों का क्लब बन गया। इस प्रकार आप सब देख रहे हो ना कि यहाँ स्वराज्यवादी और राजभक्त दो गुट फिर बन गए। चौधरी जनता में स्वराज्यवाद का प्रचार करने लगे। वह कहने लगे, मित्रों, स्वराज्य का अर्थ है अपना राज्य। स्वराज का क्या अर्थ है? अपना राज्य। अपने देश में अपना राज हो वह अच्छा है, किसी दूसरे का राज्य हो वह नहीं। जनता ने कहा, हाँ, अपना राज्य ही अच्छा है। फिर चौधरी भाषण में कहते हैं, तो यह स्वराज्य कैसे मिलेगा? कैसे? आत्मबल से, पुरुषार्थ से, मेल से, एक दूसरे से द्वेष करना छोड़ देने से और अपने झगड़े आप मिलकर निपटा लेने से ही हमें स्वराज्य मिलेगा। चौधरी की इस बात पर जनता में कुछ लोगों को शंका होती है। तो उनमें से एक बोलता है, आप तो नित्य अदालत में खड़े रहते हैं। तो चौधरी बोलते हैं, हाँ, पर आज से अदालत जाऊं तो मुझे गौ हत्या का पाप लगे। तुम्हें चाहिए कि तुम अपनी गाढ़ी कमाई अपने बाल बच्चों को खिलाओ और बचे हुए को परोपकार में लगाओ। वकील मुख्तारों की जेब क्यों भरते हो? थानेदार को घूस क्यों देते हो? अमलों की चिरौरी क्यों करते हो? पहले हमारे लड़के अपने धर्म की शिक्षा पाते थे, वह सदाचारी, त्याग, पुरुषार्थी बनते थे। अब वह विदेशी मदरसों में पढ़कर चाकरी करते हैं, घूस खाते हैं, शौक करते हैं, अपने देवताओं और पितरों की निंदा करते हैं, सिगरेट पीते हैं, साल यानी घाव जख्म से बनाते हैं और हाकिमों की गुणधारियाँ करते हैं। क्या हमारा कर्तव्य नहीं है कि हम अपने बालकों को धर्मानुसार शिक्षा दें? फिर जनता में से कोई एक बोलता है, चंदा करके पाठशाला खोलनी चाहिए। चौधरी बोलते हैं, हम अब पहले मदिरा का छूना पाप समझते थे, अब गांव-गांव, गली-गली में मदिरा की दुकानें हैं। हम अपनी गाढ़ी कमाई के करोड़ों रुपए गांजे शराब में उड़ा देते हैं। गाढ़ी कमाई का मतलब क्या हुआ बच्चों? अपनी मेहनत से की गई कमाई। और जनता फिर बोलती है, जनता में से कोई एक व्यक्ति बोलता है, जो दारू भांग पिए उसे डांड यानी दंड लगाना चाहिए। तो चौधरी बोलते हैं, हमारे दादा बाबा छोटे बड़े सब गाढ़ा पहनते थे। गाढ़ा यानी बच्चों स्वदेशी वस्त्र पहनते थे, खादी के वस्त्र पहनते थे। हमारी दादियाँ नानियाँ चरखा काता करती थी। सब धन देश में रहता था। हमारे जुलाहे भाई चैन की बंशी बजाते थे। अब हम विदेश के बने हुए महीन रंगीन कपड़ों पर जान देते हैं। इस तरह दूसरे देश वाले हमारा धन ढो ले जाते हैं और बेचारे जुलाहे कंगाल हो जाते हैं। क्या हमारा यही धर्म है कि अपने भाइयों की थाली छीनकर दूसरों के सामने रख दें? फिर जनता में से कोई एक बोलता है, गाढ़ा यानी मोटा सूती कपड़ा यानी कहाँ नहीं मिलता ही। तो चौधरी बोलते हैं, अपने घर का बना हुआ गाढ़ा पहनो, अदालतों को त्यागो, नशेबाजी छोड़ो, अपने लड़कों को धर्म कर्म सिखाओ, मेल से रहो। बस यही स्वराज्य है। जो लोग कहते हैं कि स्वराज्य के लिए खून की नदी बहेगी, वे पागल हैं। उनकी बातों पर ध्यान मत दो।
जनता यह बातें चाव से सुनती थी। दिनों दिन श्रोताओं की संख्या बढ़ती जाती थी। चौधरी के सब श्रद्धा भाजन कर बन गए। मतलब बच्चों, चौधरी ने जब स्वराज्य का भाषण दिया, स्वराज्यवादी बनने का भाषण दिया, तो सभी लोग उनकी बातों को ध्यान से सुनते थे और उनका पक्ष भी लेते थे। भगत जी भी राजभक्ति का उपदेश दे। जब इधर चौधरी ने स्वराज्यवादी का भाषण दिया तो भगत जी क्या हुए, राजभक्ति का उपदेश देने लगे। उनका कहना था, भाइयों, राजा का काम राज करना और प्रजा का काम उनकी आज्ञा का पालन करना है। इसी को राजभक्ति कहते हैं और हमारे धार्मिक ग्रंथों में हमें इसी राजभक्ति की शिक्षा दी गई है। राजा ईश्वर का प्रतिनिधि है, उसकी आज्ञा के विरुद्ध चलना महापाप है। राज विमुख प्राणी नरक का भागी होता है। बच्चों, आज यहीं तक। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको आगे का पाठ समझाऊंगी। ओके बच्चों, ये जो भी मैंने पढ़ाया है इसे आप सब अपने घर में ध्यान से रीडिंग करिएगा और इस पाठ को समझने का प्रयास करिएगा। थैंक यू बच्चों।